तो हम पढ़ाई कर रहे हैं द डिजीजेज ऑफ मायोकार्डियम। ठीक, मायोकार्डियल डिजीज को तो डिवाइड कर सकता है प्राइमरी मायोकार्डियल डिजीजेस एंड सेकेंडरी मायोकार्डियल डिजीजेस। जो प्राइमरी मायोकार्डियल डिजीजेस है वो डिजीजेस में जो पैथोलॉजी है वो बेसिकली उसका जो ओरिजिन ऑफ पैथोलॉजी है वो मायोकार्डियम के अंदर है, चाहे उसके सेल्स में हो चाहे उसके इंटरस्टिशियम में हो। जो सेकेंडरी मायोकार्डियल डिजीजेस हैं उसके पैथोलॉजी का जो ओरिजिन है वो मायोकार्डियम से बाहर कहीं और चीज़ में है। मोटा मोटा दोनों चीज़ हमने समझ लिया। सेकेंडरी मायोकार्डियल डिजीजेस में बाहर जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसमें कोरोनरी आर्टरी से ब्लड सप्लाई नहीं आ रहा है, जिसका वजह से मायोकार्डियम में पैथोलॉजी हुआ है ना। वल्वुलर हार्ट डिजीज, इस्चेमिक हार्ट डिजीज, हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज, इन सारे केसेस में पैथोलॉजी कहीं अलग, उस पैथोलॉजी का एक इफेक्ट मायोकार्डियम में आ रहा है। ठीक, दूसरे पार्ट में जो प्राइमरी डिसऑर्डर्स है मायोकार्डियम में, जहां ओरिजिन ऑफ डिसऑर्डर्स है वो ज्यादातर केस में जेनेटिक होता है। कुछ जीन्स कुछ प्रोटीन्स को नहीं सिक्रेट कर पाएंगे, कुछ जीन्स कुछ प्रोटीन्स को मेलअब्जॉर्ब्ड सिक्रेट करेगा जो जाके डिपॉजिट होगा, जिसके वजह से एंटायर चेंज होगा मायोकार्डियल डिजीजेस में। तो इन प्राइमरी डिसऑर्डर को हमने क्लासिफाई किया है, ऐसे हमने बोला है उसको मायोकार्डियोपैथी। ठीक, ये कार्डियक मायोपैथी जो कंसेप्ट है इसको अगर क्लासिफाई करें हम कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्डियोमायोपैथी, कार्डियक के जो मसल्स हैं, मसल्स मतलब मायोकार्डियम, मायोकार्डियम को डैमेज करने वाला मतलब पैथी, कार्डियोमायोपैथी को अगर हम क्लासिफाई करें तो हम क्लासिफाई कर सकते हैं मॉर्फोलॉजी के बीच बेसिस पे कि ये चेंजेस है मायोकार्डियम में। ठीक, या उसके इटियोलॉजी के आधार पे कि कैसे डिजीजेस हो रही हैं, उस इटियोलॉजी के आधार पे हम मायोकार्डियम को क्लासिफाई कर सकते हैं डिजीजेस को। यहां तक समझ में आया? अगर हम मॉर्फोलॉजी के आधार पे क्लासिफाई करें तो ये WHO क्लासिफिकेशन ऑफ मायोपैथी, कार्डियक मायोपैथी हो गया। WHO ने जो क्लासिफाई किया है कार्डियक मायोपैथी को वो किया है मॉर्फोलॉजी के आधार पे। लेकिन यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी ने जो मायोकार्डियम को क्लासिफाई किया है 2006 में, उन्होंने ये क्लासिफिकेशन लाया था, वो बेसिकली डिपेंड कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द इटियोलॉजी ऑफ मायोकार्डाइटिस। यहाँ तक क्लियर है हमारे पास? अगर मॉर्फोलॉजी के आधार पे हम डिवीजन करें, WHO क्लासिफिकेशन का बात करें, वो ये बोल रहे हैं कि आइदर इट कैन बी हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, जहां पे जो मायोकार्डियम है वो हाइपरट्रॉफी हो जाएगा, उसके सेल्स लार्ज हो जाएंगे, और इट कैन बी रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, उसका जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाएगा, वो दोबारा रिलैक्स नहीं कर पाएगा, डायस्टोलिक डिस्फंक्शन उस पेशेंट में बहुत ज्यादा होगा। ठीक, तीसरा पॉइंट बोला है एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकल। ये एक सिग्निफिकेंट पॉइंट है जिसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे कि मॉर्फोलॉजी में ये कैसे आ गया। ठीक है, एक चौथा है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। ठीक, कि कार्डियोमायोपैथी डायलेशन हो रहा है उसमें, हार्ट सेल्स, अब हुक्म में भी हार्ट एनलार्ज हो सकता है बट मसल हाइपरट्रॉफी होगा। डायलेटेड में एनलार्ज्ड हार्ट है, कैविटीज एनलार्ज्ड है बट मस्कुलर वॉल छोटा है। डिफरेंस समझ में आया? एक में वॉल, मस्कुलर वॉल मोटा है, एक में मस्कुलर वॉल छोटा है। ठीक, इसको छोड़ के और हमारे पास क्या है, और बाकी जितने भी एडिशनल मायोपैथी है उन सबको WHO ने अनक्लासिफाइड बोला। तो क्या क्या है बताओ, क्लासिफिकेशन क्या क्या है? हाइपरट्रॉफिक, हाइपरट्रॉफिक, रेस्ट्रिक्टिव, एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर मायोपैथी, अनक्लासिफाइड, अनक्लासिफाइड एंड डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। तो 5 क्लासिफिकेशन में WHO ने मायोकार्डियोपैथी को डिवाइड किया है। सेम चीज अब हम यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी जो 2006 में हमारे पास क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग ऑन द इटियोलॉजी,
उनने कार्डियोमायोपैथी को डिवाइड किया है इनटू प्राइमरी कार्डियोमायोपैथी एंड सेकेंडरी कार्डियोमायोपैथी। सेकेंडरी हमने पता चल गया, वल्वुलर हार्ट डिजीज, इस्चेमिक हार्ट डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। जो प्राइमरी कार्डियोमायोपैथी है उसको यूरोपियन क्लासिफिकेशन ने 3 पार्ट में फर्दर डिवाइड किया। एक जेनेटिक कार्डियोमायोपैथी जिसमें द कॉज इज जेनेटिक, एक एक्वायर्ड कार्डियोमायोपैथी और एक मिक्स्ड जिसमें एक्वायर्ड का भी रोल है और जेनेटिक का भी रोल है। एक्वायर्ड कार्डियोमायोपैथी में जैसे हमारे पास क्या क्या आ सकता है कि मायोकार्डियम का स्पेसिफिक डिसऑर्डर है लेकिन वो एक्वायर्ड है, जैसे पोस्टपार्टम कार्डियोमायोपैथी, आफ्टर प्रेगनेंसी जो मायोपैथी होता है पोस्टपार्टम कार्डियोमायोपैथी, ये एक्वायर्ड डिजीज है, पोस्ट प्रेगनेंसी हो रहा है। मायोकार्डाइटिस है ना, आइदर ऑटो इम्यून इन नेचर या कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर या इन्फेक्टिव डिसऑर्डर जिसकी भी वजह से मायोकार्डियम का जब इन्फ्लेमेशन होता है या कोई टॉक्सिन्स, जैसे हमने इवन मोस्ट कॉमन पॉइजनिंग हम देखे हैं कि सल्फास पॉइजनिंग में फॉस्फिन गैस इंड्यूस मायोकार्डाइटिस है ना, तो मायोकार्डाइटिस। तीसरा चीज हमें बोलते हैं कि कैटाकोलामाइन इंड्यूस्ड कार्डियोमायोपैथी जिसे हम टाकायसुवा आर्थराइटिस भी बोलते हैं है ना, आगे जाके हमने उसे ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम नाम दिया है। तो ये सारा चीज जो कैटाकोलामाइन के एक्सपोजर से कार्डियोमायोपैथी है। अब इसमें एक स्पेसिफिक फाइंडिंग क्या है, तुम्हारे पास एस्टे सेगमेंट पेशेंट आएगा, पेशेंट को चेस्ट पेन होगा, पेशेंट को स्वेटिंग होगा, ऑटोनॉमिक फीचर्स मिलेंगे है ना, ईसीजी कराओगे, ईसीजी में पेशेंट को एस्टे सेगमेंट एलिवेशंस आ सकते हैं, एस्टे सेगमेंट डिप्रेशन आ सकते हैं, कार्डियक एंजाइम्स कराओगे, कार्डियक एंजाइम्स पॉजिटिव आएंगे, ट्रोपोनिन रिएक्टिव आएगा, तो तुमने एसीएस कैलकुलेट कर लिया। लेकिन एसीएस कैलकुलेट करने के लिए जब तुम कोरोनरी एंजियोग्राफी कराओगे वहां वेसल्स एकदम खुले हुए मिलेंगे, कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोई वेसल्स मिलेगा ही नहीं। और इसी वजह से सेकेंडरी कार्डियोमायोपैथी नहीं, ये प्राइमरी कार्डियोपैथी है, क्योंकि डिसऑर्डर ऑफ द मायोकार्डियम इटसेल्फ, ये क्रॉनिक स्ट्रेस और क्रॉनिक स्ट्रेस नहीं एक्यूट स्ट्रेस की वजह से कैटाकोलामाइन के रिएक्शन की वजह से आया है। मायोकार्डियम डैमेज हुआ, इन्फार्क्ट बना, बट द कॉज इज नॉट कोरोनरी आर्टरी डिजीज है ना। एमआई के बहुत सारे और कॉजेज हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि एमआई का सिर्फ एक कॉज है कि आर्थरोस्क्लेरोटिक प्लेग चला गया और एमआई हो गया, नहीं, वास्कुलाइटिस इंड्यूस्ड एमआई हो सकता है ना। एमआई तो मतलब कहीं पे भी ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा है, तो वास्कुलाइटिस इंड्यूस्ड एमआई हो सकता है। टाकाइसोबो रिलेटेड जो होता है ना, इसमें क्या होता है, कैटाकोलामाइंस नहीं रिलीज होंगे, कैटाकोलामाइंस अगर रिलीज होंगे ज़्यादा तो कैटाकोलामाइन सीवियर वैसोकंस्ट्रिक्शन कर सकता है या ऑक्सीजन डिमांड सीवियरली बढ़ा सकता है, जो फुलफिल नहीं होगा अगेन एमआई हो जाएगा। एमआई मतलब मायोकार्डियल डेड होगा तभी तो एंजाइम्स निकलेंगे, ठीक, ये होगा टाकाइसोबो। एक बहुत सिग्निफिकेंट मायोकार्डियल डिजीज है जो एक्वायर्ड है, जो आजकल के ज़माने में धीरे धीरे हमारे पास आने लग गए हैं और आगे बहुत ज़्यादा आएंगे, क्योंकि हमसे पहले ज़माने में लोगों का पल्स रेट लोअर साइड रहता था, वो इतना एंग्जाइटी स्ट्रेस में नहीं रहते थे। लेकिन आजकल के ज़माने में इतने स्ट्रेस क्रॉनिक बेसिस पे है कि हार्ट रेट ऑफ 80 to 90, 90 to 100 इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल हम पकड़ ले रहे हैं, ठीक। तो दैट इज नोन एज टैकीकार्डिया इंड्यूस्ड कार्डियोमायोपैथी। So we can have tachycardia-induced cardiomyopathy, we can have Takaiso arthritis, we can have myocarditis, we can have peripartum cardiomyopathy. These all are acquired cardiomyopathy, ठीक। हम अभी यूरोपियन क्लासिफिकेशन 2006 का बात कर रहे हैं, जिसमें हमने प्राइमरी कार्डियोमायोपैथी के 3 पार्ट थे, जेनेटिक, एक्वायर्ड एंड मिक्स्ड। उसमें एक्वायर्ड के इन 4-5 टॉपिक्स के बारे में हमने बात किया। अगर हम जेनेटिक कार्डियोमायोपैथी की बात करें तो हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी, जिसके हम हाइपरट्रॉपिक कभी कभार ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी भी बोलते हैं, हम डिफरेंट जगह पे बहुत कॉमनली सुनते हैं कि जिम करने गया, यंग था, हेल्दी था, मर गया, खेलने गया, मर गया। तो यंग एडल्ट में सडन कार्डियक डेथ होने का वन ऑफ द कॉमनेस्ट जो कार्डियोमायोपैथी है वो है हॉकम, HOCM, या हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, HCM। फिर एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर कार्डियोमायोपैथी, दिस ऑल हैव जेनेटिक, कि राइट वेंट्रिकल में ऐसा क्या है कि वो एरिथमोजेनिक प्रॉपर्टी कर रहा है, कुछ जेनेटिक चेंज है उसमें। उसको छोड़ के कुछ आयन चैनल डिसऑर्डर्स है, वो भी जेनेटिक है, जो हमारा रिपोलेशन के चैनल्स हैं उसमें ही अगर चेंज आ जाए तो आयन चैनल डिसऑर्डर्स आल्सो कम अंडर जेनेटिक कार्डियोमायोपैथी।
माइटोकॉन्ड्रियल कार्डियोमायोपैथी, हमें 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 हम सब जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक इन्फेक्शन है जो हमारे नॉर्मल सेल थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो हमें एक यूकैरियोटिक सेल ने एक प्रोकैरियोटिक सेल को एनगल्फ किया था, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का अलग सर्कुलर डीएनए है जो हमारे डीएनए से कम्प्लीटली अलग है, और हमने इतने सालों में उस इन्फेक्शन को अपने अंदर प्रिजर्व कर रखा है जस्ट बिकॉज, क्योंकि वो इन्फेक्शन में जो डीएनए है वो उसमें एक खासियत प्रॉपर्टी था कि उसमें ऐसे सबस्ट्रेट्स थे जिससे थ्रू हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कर सके, एनर्जी यूटिलाइजेशन, ग्लूकोज से एटीपी बनने का जो प्रोसेस था वो बहुत इफिशिएंटली हम कर सकते हैं, सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा एटीपी निकल सकता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में, जो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, जो कि सबस्ट्रेट लेवल पे नहीं निकल सकता था। तो इनिशियली हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन पे ही डिपेंडेंट थे अनलेस एंड अनटिल हमारे सेल एक बार कोई माइटोकॉन्ड्रिया को एनगल्फ किया, और माइटोकॉन्ड्रिया जब एनगल्फ्ड हुआ तो उनके डीएनए को यूज करके हमने ऐसा एक मैकेनिज्म बना लिया कि आज हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी अगर एक सेल को चाहिए तभी तो वो सेल जिंदा सही रह सकता है, हेल्दी रह सकता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस इंड्यूस्ड कार्डियोमायोपैथी भी है। ऐसे ही हमारे पास ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर्स थे, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स हैं जिसके वजह से कार्डियोमायोपैथी हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे लेफ्ट वेंट्रिकुलर नॉन कंपैक्शन कार्डियोमायोपैथी है, ठीक। ये कुछ ऐसे जेनेटिक कंडीशंस हैं जो प्राइमरी कार्डियोमायोपैथी में आ रहे हैं। अब आते हैं मिक्स्ड, किसको बोलते हैं। हाइपरट्रॉफिक का बेसिकली कॉज जेनेटिक होता है, बट जो डायलेटेड डीसीएमपी है और रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी है, वो दोनों के जो बेसिक कॉज हैं, वो जेनेटिक प्लस एक्वायर्ड दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक। तो यहाँ पे आके हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्डियक मायो डिजीजेस तो हमने सीख लिया। क्या क्या सीख लिया हमने? सबसे पहले सीखा कि WHO क्लासिफिकेशन इज मॉर्फोलॉजिकल, उसमें हमने 5 चीज ही क्लासिफाई किया WHO ने: हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर कार्डियोमायोपैथी, एंड द लास्ट वन इज लास्ट वन इज restricted. अनक्लासिफाइड। 5। और अगर हम यूरोपियन कार्डियोलॉजी सोसाइटी का क्लासिफिकेशन 2006 का बारे में बात करें तो उनने क्या किया है, उनको कार्डियोमायोपैथी को डिवाइड किया इनटू प्राइमरी कार्डियोमायोपैथी एंड सेकेंडरी कार्डियोमायोपैथी। प्राइमरी कार्डियोमायोपैथी कैन बी डिवाइडेड इनटू जेनेटिक, एक्वायर्ड एंड मिक्स्ड। सेकेंडरी इनटू कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड वेल्वुलर हार्ट डिजीज। जो जेनेटिक कार्डियोमायोपैथी है, जेनेटिक कार्डियोमायोपैथी में हमारे पास क्या है? सबसे कॉमनेस्ट यंग एडल्ट HOCM, उसको छोड़कर हमारे पास है एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर, ठीक है। तीसरा है हमारे पास आयन चैनल कार्डियोमायोपैथी। चौथा है माइटोकॉन्ड्रियल कार्डियोमायोपैथी, माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर इंड्यूस कार्डियोमायोपैथी, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर इंड्यूस कार्डियोमायोपैथी एंड ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर इंड्यूस कार्डियोमायोपैथी या LV नॉन कंपैक्शन। अगला हमारे पास एक्यूट कार्डियोमायोपैथी है। एक्यूट कार्डियोमायोपैथी में हमारे पास पेरिपार्टल कार्डियोमायोपैथी, एनी सॉर्ट ऑफ मायोकार्डाइटिस, इधर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हो या कोई टॉक्सिन रिलेटेड हो या कोई ऑटोइम्यून फीचर्स हो या कोई इन्फेक्टिव फीचर्स हो, एनी सॉर्ट ऑफ मायोकार्डाइटिस। उसको छोड़ के कैटेकोलोमाइन इंड्यूस टॉकोसर्वो कार्डियोमायोपैथी, उसको छोड़ के टैकीकार्डिया इंड्यूस कार्डियोमायोपैथी, जो आने वाले समय में एक बहुत एंडेमिक और एपिडेमिक बन के हमारे सामने आएंगे, क्योंकि क्रॉनिक स्ट्रेस, क्रॉनिक स्लीप डिप्राइवेशन, क्रॉनिक एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स, ये सब मिला के जो हम आज टैकीकार्डिक स्टेट में हैं, वो इन सारे डिजीजेस को करेंगे। इसके साथ साथ हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्डियोमायोपैथी तो खत्म हुआ। अब हम पढ़ाई करेंगे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी को, ठीक है। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, तो क्लासिफिकेशन के अनुसार ये एक प्राइमरी कार्डियोमायोपैथी है, मतलब जो डिजीज है वो मायोकार्डियम के अंदर है। ये एक जेनेटिक कार्डियोमायोपैथी है, जो कॉज है वो जेनेटिक है। यहाँ तक समझ में आ गया? अगर कार्डियोमायोपैथी में बात करें तो ये सबसे कॉमन इनहेरिटेड कार्डियोमायोपैथी है। इसके जो जीन्स है वो अलग अलग जगह पे काम कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन सार्कोमेरिक प्रोटीन सीक्रेट करने वाले जो जीन्स है, जो उसका सार्कोप्लाज्म बनाता है। हमारा सार्कोप्लाज्म में हमारा टी ट्यूबल, सेल ट्यूबल्स, उसके अंदर के कैल्शियम, उसके रोल इन मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सिन मायोसिन कम्प्लेक्स, उसके मायोकार्डियल ब्रिजिंग एंड शिफ्ट, ब्रिजिंग इन सेपरेट कंसेप्ट, तो ये सब आता है
हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में। हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी शब्द सुनते ही दिमाग में वही जो एग्जाम्पल पहले बताया गया है कि एक यंग अडल्ट, एथलीट या स्पोर्ट्समैन, सडन कार्डियक डेथ, ये सीन हमेशा याद आता है। तो इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सडन कार्डियक डेथ इन एडल्ट्स। और डेथ का जो मैकेनिज्म है वो अल्टीमेटली क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पैथोजेनिकल फ्लो में डिसऑर्डर्स एंड अल्टीमेटली एरिथमोजेनिक, एरिथमिया इंड्यूस्ड डेथ। ओके, एंड ये इतना कॉमन है यंग एडल्ट्स में कि हाइपरट्रॉफिक मायोकार्डियम आप 500 लोगों में अगर स्क्रीन करोगे, 500 में एक बंदे को मिलेगा ही मिलेगा। मतलब 1 in 500 इज द प्रिविलेंस ऑफ द डिजीज। ठीक, इसमें बेसिकली हम देखते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो वॉल है, जो मास है वेंट्रिकल्स का, वो एनलार्ज होता है। वो एनलार्जमेंट एंटायरली लेफ्ट वेंट्रिकल में हो सकता है या पार्शियली लेफ्ट वेंट्रिकल में हो सकता है। ज्यादातर केस में वो एसिमेट्रिकल पार्शियल हाइपरट्रॉफी होता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में हाइपरट्रॉफी है, जैसे कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी हम हाइपरटेंशन में देखते हैं, ऐसा जनरली हमें हुक्म में नहीं मिलता। वहां एसिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होता है। कोई भी सेगमेंट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल में हो सकता है। इको जब हम करते हैं तो हम लेफ्ट वेंट्रिकल को 8 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, बेसल सेगमेंट, एंटीरियर सेगमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, 8 सेगमेंट में हम लेफ्ट वेंट्रिकल को डिवाइड करते हैं, एंट्रोसेप्टल। ठीक है, ये करके हम इकोकार्डियोग्राफी का रिपोर्टिंग करते हैं कि उन 8 सेगमेंटों को हम अलग अलग स्टडी करते हैं। उन 8 सेगमेंटों में ये जो एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये 2 में मोस्ट कॉमन रहता है हुक्म में। वो 2 क्या क्या सेगमेंट्स है? एक सेगमेंट है आपका बेसल एंट्रोसेप्टल, दूसरा है एंटीरियर सेगमेंट। बेसल, एंट्रोसेप्टल एंड एंटीरियर सेगमेंट, इन सेगमेंटों में जो हाइपरट्रॉफी है सबसे ज्यादा एंड मोस्ट कॉमनली देखा जाता है। अब ये सवाल आता है कि एकदम ये हाइपरट्रॉफी कब होता है? मतलब एकदम बच्चा है, बचपन में तो नहीं होता, यंग अडल्ट आते आते ऐसा क्या हो जाता है कि हाइपरट्रॉफी होता है? ये बेसिकली शुरुआत होता है ग्रोथ स्पर्ट से। द मोमेंट आपका प्यूबर्टी, आप ग्रोथ को पकड़ लिए, उसी टाइम आपका लेफ्ट वेंट्रिकल भी ग्रोथ को पकड़ लिया। ठीक है, तो उसी टाइम सबसे ज़्यादा सेलुलर टर्नओवर है, उसी टाइम ये डिजीज भी आएगा, सबसे ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो जनरली मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट का जो डिजीज प्रोग्रेशन है वो अपने ग्रोथ स्पर्ट्स के ड्यूरेशन में ज़्यादा हो जाता है। लेकिन यही कार्डियोमायोपैथी जो यंग एडल्ट में होता है, इसका एक वैरायटी है जो लेट एडल्टहुड में प्रेजेंट करता है। 40 टू इवन 70 इयर्स के ड्यूरेशन में भी हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी आ सकता है आपके पास। वो कौन सा वेरिएंट है? जो हमारा मायोसिन, एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स है सार्कोमेयर में, जो कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल को करवाता है, उस मायोसिन जो प्रोटीन है उसको प्रोटीन बाइंड करता है। तो मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन सी, मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन सी, और उस सी प्रोटीन में भी 1 to 3 है, तो 3, दैट मीन्स मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन C3, इसका जो जीन है उसका नाम है मायोसिन MY बाइंडिंग प्रोटीन BP-C3। तो MY BP-C3 मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन C3, इस प्रोटीन का अगर म्यूटेशन हो जाए तो देखा जाता है कि हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी लेट एज में होता है, अप टू 40 to 70 ईयर्स में प्रेजेंटेशन करते हैं। अब यह एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि एक ही सेल का म्यूटेशन है, एक ही जीन का म्यूटेशन है, लेकिन 5 अलग लोग में 5 अलग प्रेजेंटेशन हो सकता है। किसी का एपिकल सेगमेंट जा सकता है, किसी का बेसल सेगमेंट जा सकता है, किसी का एंटीरियर सेगमेंट जा सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल वो चीज होता है, ना कि जीन के आधार पे कि यहां होगा तो यहां
इस जीन में म्यूटेशन होगा तो इस सेगमेंट जाएगा, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। तो फिनोटाइपिक वेरिएबिलिटी प्रेजेंट है इस डिजीज में, लेकिन उनमें भी कुछ कुछ स्पेसिफिक पैटर्न हमें देखा गया है। जैसे अगर ट्रोपोनिन टी जीन जो है, हमें पता है ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोनिन टी, अगर ट्रोपोनिन टी जीन के वजह से हाइपरट्रॉफी होता है, जिसको हम बोलते हैं TNNT2, तो ये माइल्ड हाइपरट्रॉफी करता है। लेकिन अगर ट्रोपोनिन आई जीन म्यूटेशन हो जाए तो यहां हाइपरट्रॉफी की जगह ये पूरा रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी हो जाता है। तो ट्रोपोनिन टी इज कॉजिंग हाइपरट्रॉफी एंड ट्रोपोनिन आई इज कॉजिंग रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, तो अभी तक हमने जितना डिस्कशन किया, यहां हमारे पास दो तीन पॉइंट्स हमें याद हो गए, दो तीन जीन्स के नाम तो हमें ऐसे याद हो गए। क्या? मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन C3 एक याद हो गया जो लेट प्रेजेंटेशन करता है। ट्रोपोनिन टी TNNT2 जीन म्यूटेशन की वजह से हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी होता है। ठीक, अच्छा, जब मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन C के लिए होगा तो मायोसिन को जो बाइंड करता है हेवी चेन के थ्रू, तो मायोसिन हेवी चेन MYH7 मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन M6 हो सकता है। ठीक है, ये हमने 4 म्यूटेशन बता दिया। अब बात आता है ये जो हाइपरट्रॉपिक ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ है? LV आउटफ्लो ट्रैक्ट में। लेकिन क्या हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी के सारे मरीजों में ऑब्स्ट्रक्शन होता है? नहीं, 1/3 मरीज में कभी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता। 1/3 मरीज में ऑब्स्ट्रक्शन तब होता है जब वो कोई फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करने लगे। क्यों होता है, वेंचुरी इफेक्ट क्या है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और 1/3 मरीज में हमेशा ही वो ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट होता है। बेसिकली वो ऑब्स्ट्रक्शन क्यों है? ये हमारा राइट वेंट्रिकल से एओर्टा निकल रहा है, ठीक है ना, लेकिन कोई रीजन के वजह से अगर मिट्रल वाल्व एंटीरियरली डिप्लेस्ड हो जाए, एओर्टा एंटीरियर है, मिट्रल वाल्व अगर एंटीरियरली डिस्प्लेस हो जाए ड्यूरिंग सिस्टोल, सिस्टोल जब कंट्रैक्शन होगा उस दौरान मिट्रल वाल्व आगे जाके बंद कर दे, तो इसे हम बोलते हैं एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिट्रल वाल्व। ठीक है, सैम बोलते हैं, SAM, सिस्टोलिक एंटीरियर मोशन ऑफ मिट्रल वाल्व। तो अगर ऐसा कंडीशन हो तो ही ये हो सकता है। तो जो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में जो ऑब्स्ट्रक्शन है, वो ऑब्स्ट्रक्शन बेसिकली मिट्रल वाल्व के एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट के वजह से, और वो डिस्प्लेसमेंट क्यों है, वेंचुरी इफेक्ट क्या है, फ्लो में प्रेशर चेंज क्या है, वो अभी समझेंगे। तो मैंने ये बोला कि हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी मायोकार्डियम है, लेकिन वो मायोकार्डियम में हमेशा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा। 1/3 मरीज में कभी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा। 1/3 मरीज में हैवी एक्टिविटी से ऑब्स्ट्रक्शन होगा, 1/3 में हमेशा ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अब यहां भी बात आता है कि सबको ऊपर की तरफ मायोकार्डियम में जैसे एओर्टिक निकल रहा है वहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो ना होके, या ऑब्स्ट्रक्शन तो ये मेरा कैविटी है, मिड कैविटी भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। अगर मिड कैविटी, ये मेरा कैविटी है और इसका मिड कैविटी में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ऊपर की तरफ एओर्टा की जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हुआ, ये एओर्टा इधर से निकल रहा है, यहाँ एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिट्रल वाल्व नहीं हुआ और मिड कैविटी में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो प्रॉब्लम क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिट्रल वाल्व या एओर्टिक वाल्व? मिट्रल वाल्व, मिट्रल से है ना, हार्ट ऐसे है, ऐसे है हमारा हार्ट। ठीक है, एंटीरियरली मिट्रल वाल्व डिस्प्लेस होकर अगर एओर्टा को बंद कर दे, ठीक हो गया। दूसरा चीज आगे क्या हमारा कि मिड कैविटी, ये हमारा कैविटी है, कैविटी के मिड कैविटी अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो, अगर मिड कैविटी ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो प्रेशर कहां भरेगा? पोस्ट कैविटी, तो एपिकल बेलूडिन हो जाएगा, एपिकल एन्यूरिज्म हो जाएगा। जिन पेशेंटों में एपिकल एन्यूरिज्म है ड्यू टू हम श्योर है कि दे आर मिड कैविटी ऑब्स्ट्रक्शन।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इन पेशेंटों में क्योंकि वो एपिकल बैलोडिंग हो रहा है, वहाँ ब्लड कस्टेसिस हो रहा है, तो दिस पेशेंट आर प्रोन फॉर थ्रोम्बस एंड एम्बोलाई फॉर्मेशन। तो थ्रोम्बस एंड एम्बोलाई इन मरीजों में बहुत ज़्यादा है, और इन मरीजों में लेफ्ट वेंट्रिकुलर एरिथमिया होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक। तो ऐसा अब सवाल आता है जो मैंने पहले बोला कि 1/3 पेशेंटों को तो हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी में कभी ऑब्स्ट्रक्शन होगा ही नहीं, 1/3 मरीजों में हैवी एक्टिविटी के दौरान होगा। तो ऐसा क्या चीज़ें हैं जो मायोकार्डियम के इंटेंसिटी को, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर ऑब्स्ट्रक्शन है, इसके जो डायनेमिक फंक्शन है उसे बढ़ा सके। आइदर कोई भी चीज़ जो प्रीलोड को कम कर रहा है, कोई भी चीज़ प्रीलोड को कम कर रहा हो। प्रीलोड को कम कैसे करेगा? स्टैंडिंग अप, ग्रेविटी पुल हो जाएगा, वेलसेल्वा मैकेनिज्म, वीनस या नाइट्रेट्स दे दिए, वैसोडाइलेट हो गया, दिस विल रिड्यूस प्रीलोड। या आफ्टर लोड को भी आप रिडक्ट कर दो। अगर आफ्टर लोड रिडक्शन हो गया, एमाइल नाइट्रेट्स दे दिए, या कोई भी चीज़ कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज कर दिया, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज करने का दवाई चल गया, कोई एक्स्ट्रा सिस्टोल है, वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रा सिस्टोल बिट्स आ गए, ठीक है, एक्सरसाइज हो गया। ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं ये सारे ऐसे मैनूवर्स हैं जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक को, ऑब्स्ट्रक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो 1/3 वो जो पेशेंट है, उन्हें अगर तुम्हें नॉर्मली मरमर नहीं मिल रहा है ऑब्स्ट्रक्शन वाला, उन्हें अगर ये स्टेप्स कराओ, स्टैंड, वेलसेल्वा, नाइट्रेट्स, और उन्हें मिल सकता है। तो हमें बेसिक मोटा मोटा जो समझना था कि प्रीलोड को कम और आफ्टर लोड को कम, उन दोनों कंडीशन में ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ सकता है। ठीक, यहाँ तक हो गया हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ हॉकअप।